डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल? आइए डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम इंटेक करते हैं फूड, वो कैसे डाइजेस्ट होता है ना। वो मतलब एक फूड को जो बड़े से पार्ट में हम लेते हैं, है ना, एक निवाला जो हम खाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या इतने छोटे मैं कहूँ कि पूरा गला देना, उतना उसको छोटा करना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से डाइजेशन होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, जो हमारे बॉडी में है, क्या इसमें हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? नहीं, है ना, इसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें क्या क्या होते हैं? ये शुरू होता है कहाँ से? हमारे माउथ से। हमारे माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ के बाद ये अंदर जाके कहाँ से, ये इसमें एसोफेगस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। एसोफेगस के बाद ये स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे ये सारे जो लेवल्स हो रहे हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस हद तक यहाँ पे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, कहाँ पे क्या क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें डिटेल्स में समझेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ माउथ, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू होता है ना। हमारे कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। तो हम देखेंगे कि माउथ में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस कौन करता है? टीथ करते हैं। जैसे आपने बाइट लिया तो आपके जो टीथ है वो शुरू हो जाते हैं क्या, उसको चबाना करना, जो भी फिजिकल काम होता है वो करने लगते हैं। केमिकल प्रोसेस हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि जो फूड हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाए। करेक्ट। तो इसी तरीके से पहले हम टीथ को डिटेल में समझ लेते हैं कि टीथ कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या होता है टीथ में। ओके, तो टीथ जो होते हैं हमारे, सबसे पहले अगर हम देखें तो टीथ में अगर हम उनका एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं तो अब हम इसे रट्टा नहीं मारने वाले हैं। ओके, हम इसे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से हमें यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो हमें उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितना याद रखेंगे, है ना। सो वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी टीथ है, टीथ अभी ऊपर भी टीथ होते हैं, नीचे भी होते हैं। तो ऊपर वाले टीथ को अगर हम याद कर लेंगे तो मतलब समझ लेंगे, तो नीचे वाले टीथ को हमें फिर समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सेम होते हैं, है ना, उसको बस मल्टीप्लाई करना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे ऑल्सो। तो अभी जो हम ऊपर वाले टीथ ले लेते हैं और उनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो बीच के 4 टीथ होते हैं, जो सबसे सामने आते हैं, ठीक है, जब भी आप स्माइल करते हैं तो आपके यही दांत दिखते हैं। तो ये जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, मैं इनका डायग्राम बना लेती हूँ। इस तरीके से ये होते हैं, है ना। तो ये जो 4 टीथ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंसाइजर्स। ओके, क्या कहते हैं? इंसाइजर्स। तो ये जो सामने के फ्रंट 4 टीथ होते हैं, इनको इंसाइजर्स कहते हैं। इंसाइजर्स के बाद आते हैं, यहाँ पे कुछ आपने देखे होंगे थोड़े से पॉइंटेड से आपके 2 टीथ होते हैं, है ना, जो यहाँ पे होते हैं, इसको हम कहते हैं कैनाइन्स। क्या कहते हैं? कैनाइन्स। तो ये यहाँ एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है। तो ये जो कैनाइन्स होते हैं, ये अगर आप कार्निवरस एनिमल्स को देखेंगे तो उनमें काफ़ी लंबे होते हैं, यानी कि उनको एक्चुअली कि शिकार करना होता है। तो ये बेसिकली कैनाइन्स उनको हेल्प करते हैं शिकार करने में। तो ये जो हर्बीवरस होते हैं उनमें छोटे होते हैं, जैसे हम में भी, अगर ह्यूमंस में भी देखा जाए तो ये जो कैनाइन्स होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, एकदम हल्की सी शार्पनेस होती है उसमें, क्योंकि हमें बेसिकली सब्जियां और फल खाने हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे कैनाइन्स ऐसे होते हैं। लेकिन जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं उनके कैनाइन्स आप देखेंगे, आपने कभी लायन के कैनाइन देखे, कितने लॉन्ग और शार्प होते हैं। तो उनको आप चेक कर सकते हैं। तो उधर जाके चेक मत करना, नहीं तो वो उसको यूज़ भी करते हैं कैनाइन्स को। तो आपको क्या करना है, गूगल करके आप उनकी फ़ोटो देखिएगा। तो कैनाइन जो लाइन के होते हैं ना, वो बहुत ही शार्प होते हैं। लेकिन अगर आप किसी हर्बीवरस एनिमल को देखिए, काऊ को देखिए, गोट को देखिए, उनके कैनाइन बहुत ही, उनके जो दांत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और कैनाइन भी उनके ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये फ़र्क होता है। ओके, तो हमारे भी कैनाइन ज़्यादा शार्प नहीं होते, पर थोड़े से आपको पॉइंटेड दिखेंगे। तो ये यहाँ पे इंसाइजर्स के इस तरफ एक होते हैं और इस तरफ एक होते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए 2। तो अभी यहाँ पे एक सवाल आता है कि एलिफेंट जो होता है, जो हाथी होता है, हाथी के जो कैनाइन्स होते हैं, यानी कि जो उसके 2 टस्क निकले होते हैं, है ना, तो वो दोनों टस्क बाहर होते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं।
तो लोगों को लगता है, अभी ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में भी आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो केनाइन है या नहीं है, क्योंकि हाथी के जो टस्क है काफ़ी लंबे होते हैं ना, और पॉइंटेड भी होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लॉजिकली सोचें तो अब भी हमने देखा कि जो कार्निवरस एनिमल होते हैं उनके ही केनाइन लंबे होते हैं और शार्प होते हैं, पर जो हाथी है वो तो हर्बीवरस होता है, राइट। तो उसके कैसे केनाइन इतने लंबे हो सकते हैं? तो एक्चुअली वो केनाइन नहीं होते हैं एलिफेंट के, वो क्या होते हैं, वो उसके अब जो ये इंसाइजर्स होते हैं ना, उसके जो ये वाला और ये वाला इंसाइजर होता है वो एलिफेंट में बाहर होता है। तो दोनों इंसाइजर्स होते हैं जो बाहर होते हैं और दो होते हैं जो अंदर होते हैं, और बाकी तीन भी अंदर होते हैं। तो जो एलिफेंट्स खाना खाते हैं वो अपने अंदर वाले दांत से ही खाते हैं, ये बाहर से वो नहीं खाते। तो ये वो कहावत आती है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, तो वही है। तो वो जो कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं ना कि करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं वैसे, तो उनको हम ऐसा ताना मारने के लिए बोल देते हैं। तो वही बात है कि एलिफेंट के ये केनाइन नहीं है, ये इंसाइजर्स ही होते हैं, लेकिन ये दो अंदर होते हैं और ये जो दो बाहर वाले इंसाइजर्स होते हैं ये बाहर निकले हुए होते हैं। ऑलराइट, तो इतना समझ में आया। अब ये हो गए केनाइंस। इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं यहाँ पे दो जो दांत आते हैं वो होते हैं प्रीमोलर। क्या होते हैं? प्री मोलर। अच्छा, डोंट गो विद द डायग्राम, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ, ओके, इट वोंट बी सो गुड। सो यहाँ पे दो प्री मोलर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो इस तरफ दो, इस तरफ दो, प्री मोलर। क्या होते हैं ये? प्री मोलर, ये साथ में आता है, प्री मोलर, ओके, इसको साथ में ही लिखते हैं। तो प्री मोलर जो है यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ पे दो होते हैं। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले, है ना। तो अब इसके जो बाद वाले दांत होंगे वो उनको हम क्या कहेंगे? मोलर, राइट। तो वो हो जाएंगे, और ये वाले दांत जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ये अंदर की तरफ होते हैं। तो ये तीन तीन होते हैं। क्या होते हैं ये? मोलर, मोलर। तो ये तीन इस तरफ होते हैं, तीन इस तरफ होते हैं, थोड़े बड़े दांत होते हैं जिनको आप खाना खाते वक्त च्यू करने के लिए यूज़ करते हैं, ये वही तीत है। तो इस तरीके से ये इस तरफ तीन, इस तरफ तीन। तो अगर हम देखें तो हमारे जो ये इसमें से जो थर्ड मोलर होता है ये हमेशा बहुत बाद में आता है, यानी कि ऑलमोस्ट आप जब एडल्टहुड में चले जाते हैं, यानी 18 ईयर्स के बाद तब आता है। तो ये पहले से नहीं होता है। तो अगर इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि क्योंकि ये दांत जो है ये नोज़ की तक ही आते हैं, जो इंसाइजर्स होते हैं, तो इंसाइजर्स को क्या कहते हैं? नोज़ तीत भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि नोज़ के एरिया तक ही आता है। इसके बाद जो केनाइन्स होते हैं इनको हम आई तीत भी कहते हैं, क्योंकि ये आई के लेवल तक ही आते हैं। और जो प्री मोलर्स होते हैं वो क्योंकि चिक्स के अंदर होते हैं तो उनको चिक टीथ कहते हैं। और जो एकदम अंदर मोलर्स होते हैं वो क्योंकि वो यहाँ से उनको अक्ल दाढ़ भी आपने सुना होगा, विजडम दूध कहते हैं, अक्ल दाढ़ कहते हैं, और कहते हैं कि जब अक्ल आती है तभी ये दांत निकलते हैं। तो इस तरीके से इसलिए वो 18 के बाद आता है, यानी एडल्टहुड में आता है। तो ये दांत बाद में निकलते हैं, जो थर्ड मोलर होता है वो, ओके। तो उसको हम विजडम टूथ कहते हैं या अक्ल दांत कहते हैं, अक्ल दांत। तो जब ये निकलता है ना, तो क्योंकि पूरा फाड़ के निकलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है इसमें, और ये बहुत पेनफुल होता है, 1-2 वीक तक रहता है। बहुत लोगों में जल्दी हो जाता है, बहुत लोगों में बहुत टाइम भी लगता है, तो खाना भी नहीं खा पाते। क्योंकि जब आई रिमेंबर कि जब मुझे निकला था ये, तो मैंने 3-4 दिन आइसक्रीम्स ही खाए थे, क्योंकि कुछ खाने ही नहीं होता है, क्योंकि वो आपके उसी दांत से बाइट करते हैं ना, तो फिर वो पेनफुल और पूरा स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, और वो इतना सेंसिटिव होता है कि आप कुछ टच भी करके देखिए आपको पता चलेगा, आप वहाँ पे उस तरफ मुँह करके सो भी नहीं सकते हैं। तो जब विजडम टूथ निकलता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और बहुत लोगों में ऐसा भी होता है कि जब वो निकलता है ना, तो उनको बार बार, अभी जैसे कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में निकल गया कि एक महीना का टाइम लगा या फिर 2 हफ्ते का, और वो निकल जाता है। बहुत लोगों में बहुत टाइम बाद निकलता है, यानी कि एक बार आया, 1 वीक तक उनको पेन हुआ, सूजन हुई, और वो पूरी तरह से निकला भी नहीं, अब वो पेन वेन सब चला गया, स्वेलिंग चली गई, फिर से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनको वापस निकलने लगता है। फिर तो ऐसे ड्यूरेशन में, या फिर कभी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद अचानक से उनको पेन होता है और निकलता है। तो ऐसा कंडीशन तब होता है जब वो दांत निकलने के लिए वहाँ पे प्रॉपरली अंदर जगह नहीं होती है, और उस वजह से वो जो बार बार आता रहता है पर वो पूरी तरीके से आ नहीं पाता, इसलिए उनको पेन होता है, जिस वजह से डॉक्टर उनको बस पेन किलर्स वगैरह देते हैं, ठीक करते हैं। तो ऐसे होता है। तो इसको हम विजडम टूथ कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो अगर हम देखें तो टीथ के टाइप्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है, एक होता है मोनो फायोडोंट, ओके, और दूसरा होता है डाई फायोडोंट। तो अगर हम इसको समझें तो मोनो मतलब तो हमें पता है सिंगल होता है, मोनो फायोडोंट, है ना, मोनो फायोडोंट इज सिंगल।
तो मोनोफायोडोंट मतलब ये तीत ऐसे होते हैं जो एक ही बार निकलते हैं। ओके, पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार ये तीत आते हैं और ये इसकी संख्या होती है 12। ठीक है, 12 तीत निकलते हैं और ये एक ही बार निकलते हैं। डाइफायोडोंट वो तीत होते हैं जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं और इनकी संख्या होती है 20, जिसको हम प्लस कर दें तो हो जाते हैं 32। करेक्ट। तो डाइफायोडोंट एक्चुअली 2 बार निकलते हैं। तो हम समझते हैं कैसे। तो जैसे कि मोनोफायोडोंट है, ठीक है, इसको हमने देख लिया। तो अगर आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं आपके, तो आप कैसे बताएंगे? मोनोफायोडोंट तो 12 हो गए, प्लस डाइफायोडोंट पहले 20 निकलते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, जो 12 से 14 साल के रेंज में एज में जब आप आते हो ना तो वो टूट जाते हैं। तो ठीक है, तो और फिर वो जब टूट जाते हैं तो फिर से नए दांत आते हैं जिनकी संख्या होती है 20। तो ये टोटल कितना हो गया? 52। ओके, तो आपके पूरे जीवन काल में पूछा जाए तो कितने आपके दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं। तो 52 तीत निकलते हैं पूरे जीवन काल में, टोटल होते हैं 32। तो ये जो हमने देखा, ये अगर आप टोटल करेंगे तो दीज आर 16 और नीचे भी 16 होते हैं। तो ये सेम सीक्वेंस होता है। तो इसको कैसे इंसाइजर्स स्टार्टिंग में 4 दांत होते हैं जो बीच में होते हैं, जो सामने दिखते हैं। फिर केनाइंस जो होते हैं वो इसके इंसाइजर्स के बाजू बाजू में एक एक दांत होता है। और उसके बाद प्री मोलर्स होते हैं जो 2-2 होते हैं, और मोलर लास्ट के 3 होते हैं जो बड़े बड़े दांत होते हैं। ओके, अभी दांतों में एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम कैविटी कहते हैं, जो बहुत ही कॉमन है। ये क्यों होती है? जब दांतों में फ्लोरीन की संख्या यानी इस एलिमेंट के ज़्यादा होने से तब आपको वहाँ पे जो आपके दांत है ना उसमें होल्स होने लगते हैं, और होल की वजह से बैक्टीरियल अटैक होता है, उस वजह से आपको कैविटी होती है। फिर आपको डेंटल के पास जाना होता है, वो डेंटल उसको क्लीन करते हैं, फिर उसमें फिलिंग करते हैं और फिर उस पर कैपिंग भी लगाते हैं ताकि दांत को प्रोटेक्ट किया जा सके, जितना बचा है उसे अच्छे से रख सके, नहीं तो फिर वो बैक्टीरिया पूरे दांत को ही खोखला कर देंगे। तो इसीलिए कैविटी हो जाती है फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने से। तो इसीलिए इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है वो यही है, कैविटी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और अगर हम देखें कि बेबीज़ में क्या होता है, तो बेबीज़ के टीथ जो होते हैं, तो एक बेबीज़ में हमेशा जो प्री मोलर है वो नहीं पाया जाता है। ओके, उनमें इंसाइजर्स होते हैं, केनाइंस भी होते हैं, और जो मोलर है वो फर्स्ट और सेकंड होता है, थर्ड तो हमें पता है कि बाद में आते हैं एडल्टहुड के बाद। तो लेकिन जो प्री मोलर है वो बेबीज़ में नहीं पाया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि बेबीज़ में कौन से टीथ नहीं होते, तो बेबीज़ में प्री मोलर नहीं होता है और थर्ड मोलर नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं, थोड़े थोड़े गैप्स में होते हैं, है ना। फिर वो टूट के फिर बाद में वापस भी आते हैं, तो वो चलता रहता है, पर प्री मोलर जो है वो कभी नहीं होता है बेबीज़ में। ऑलराइट, तो ये था टीथ के बारे में। सो वी सॉ कि टीथ का हमने थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस कर लिया, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टीथ को भी समझें कि कैसे कैसे होता है उसमें, है ना। तो अब टीथ तो हमने देख लिया कि टीथ में ये पूरा एक प्रोसेस हो रहा है। तो फिजिकल प्रोसेस यहाँ हो जाता है। इसके बाद जो एंजाइम्स है, यानी जो डाइजेशन का दूसरा केमिकल प्रोसेस है, जो फूड में केमिकल्स मिलते हैं जिससे कि डाइजेशन ईजी होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है सलाइवरी ग्लैंड की वजह से। ओके, सलाइवरी ग्लैंड हमारे टोटल 6 ग्लैंड्स होते हैं, 3 इस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ होते हैं। तो वो भी सेम ऐसा ही है, जैसे हमने टीथ को समझा कि ऊपर का हमने याद कर लिया तो नीचे का भी याद रहता है, तो वैसे ही ये भी सेम होते हैं। 3 आप याद कर ली, 3 उस तरफ के सेम ही होंगे, करेक्ट। तो इसमें जो होता है, देखिए ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड, तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा होता है ना, ये होता है 3 टाइप के। पहले हम इस तरफ देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड। फिर यहाँ पे एक दूसरा है, वो कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और यहाँ पे एक तीसरा है जो है सबमैंडिबल ग्लैंड। तो ये जो है तीनों, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ओके, ये तीनों ग्लैंड्स ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करें। अब जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, इसमें आपने देखा होगा बहुत लोगों को एक डिजीज़ होती है जो कि बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में होती है, 1 हफ्ते में ठीक भी हो जाती है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे उनको एक तरफ या इस तरफ किसी भी तरफ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड जो फूल जाता है या उसमें कुछ इशू होता है तो ही ये बीमारी होती है। और स्नेक्स में जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसी में पॉइजन पाया जाता है, यहीं से पॉइजन निकलता है। तो जो सफ़ेरे लेके घूमते हैं ना सांप को, वो क्या करते हैं, ये बाहर निकला हुआ ही होता है, तो उसको काट देते हैं, और उसको काटने की वजह से वो वहाँ से पॉइजन निकलना बंद हो जाता है, और वो नॉर्मली वहाँ से आप किसी को काटेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए जो स्नेक का पैरोटिड ग्लैंड होता है वो पॉइजन प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, सो ये जो 3 ग्लैंड्स है, ये मिल के 4 तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से वो 4 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो जो सबसे पहला है वो क्या है? ओके, सॉरी, दिस इज टी। इसको हम कहते हैं
टाइलिन, क्या कहते हैं, टाइलिन। तो आपको बुक्स में नॉर्मली यही मिलेगा, ज़्यादातर टाइलिन के बारे में बताया जाता है। फिर दूसरा है डायटेज, थर्ड है लाइजोजाइम एंड फोर्थ है म्यूलिन। ये 4 एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेशन को थोड़ा इजी करते हैं। तो जो टाइलिन और डायटेज है, ये दोनों का काम क्या होता है, जो भी स्टार्च होता है, क्योंकि स्टार्च को डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये दोनों मिलके जो भी स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको इजी करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो इन दोनों का काम क्या होता है, टू ब्रेक डाउन स्टार्च। ओके, रिमेंबर, स्टार्च को चोकर भी कहा जाता है। तो जो भी हम फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च के बिना अगर हम खाएंगे तो डाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे रोटी में चोकर आपने सुना ही होगा, है ना, रोटी आटा जो होता है, आटा में चोकर होता है, और उसके बिना रोटी हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम चोकर को पूरा निकाल देंगे तो वो आटा पूरा क्या हो जाएगा, मैदा हो जाएगा। फिर आप मैदा खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी, आपको भी पता है। तो इसीलिए ये जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। और इसके बाद जो लाइजोजाइम है, लाइजोजाइम का काम क्या होता है, अब लाइजोजाइम का जो मेन फंक्शन है वो है जर्म्स को किल करने का। तो जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो लाइजोजाइम किल करता है। अब हमने जब सेल्स के बारे में पढ़ा था साइटोलॉजी में, है ना, तो हम सेल्स में हमने पढ़ा था कि लाइजोसोम होता है, और लाइजोसोम क्या करता है, जो भी डेड सेल्स होते हैं या जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है उसको वो साफ कर देता है एकदम। तो वैसे ही लाइजोजाइम भी जो सलाइवा में होता है वो ये काम करता है और वो सारे जर्म्स को किल कर देता है। तो अगर हम देखें तो नॉर्मली हम एक दिन में 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इतना सलाइवा हमारा सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, 1.5 लीटर, और इतना एक्चुअली बहुत ज़रूरी भी है फॉर डाइजेशन। अगर इतना नहीं निकलेगा तो हम डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेबीज़ में 1.5 लीटर से भी ज़्यादा सलाइवा निकलता है, क्योंकि उनका डाइजेशन जो होता है अंदर वो स्ट्रांग नहीं होता है, बहुत ही वीक होता है, तो इसीलिए उनके मुंह में ज़्यादा लार निकलती है, जिस वजह से उनका जो डाइजेशन है वो हो सके। इसलिए आपने देखा होगा जब उनको कुछ खिलाते हैं तो वो बाहर निकाल देते हैं सब, क्योंकि अंदर उनका डाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए वो ऊपर ही मुंह में जितना होता है तो हो जाता है। और उसमें लाइजोजाइम जो होता है वो बेबीज़ को, जो आपने देखा होगा यहाँ वहाँ लार लगी रहती है, तो वो बेसिकली उनके लिए भी एक जर्म्स साफ करने जैसा काम करता है, एक सैनिटाइजर जैसा ही काम करता है, उनको पूरा प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियाज वगैरह से, क्योंकि बेबीज़ में क्योंकि बार बार उनके मुंह से बाहर आने की वजह से बैक्टीरियाज जल्दी अटैक करते हैं, और तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है उनको। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो लाइजोजाइम जो है, अब आपने जो डॉग्स को देखा होगा कि हमेशा वो ना लिक करते रहते हैं अपने बॉडी को ही यहाँ वहाँ, तो जो भी उनको चोट लगती है ना वो खुद ही लिक करके उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि जो लाइजोजाइम निकलता है उनके सलाइवा से वो उसे फिक्स कर देता है। इवन गांव साइड में मैंने देखा है कि बहुत अगर किसी को इवन यहाँ भी मुंबई में भी कि किसी को अगर पैरों में या कहीं भी ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, डिजीज़ हो रही है, स्किन प्रॉब्लम जो जिसमें स्किन निकलने लगती है या थोड़े बैक्टीरियाज की वजह से प्रॉब्लम होता है ना, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि डॉग से अगर उसे लिक करवाया तो वो जल्दी से ठीक हो सकता है। और ये खुद ही मैंने देखा है, बहुत लोग गांव में ट्राई भी करते हैं, जो घर में उनके डॉग्स होते हैं ना, तो उनसे अगर वो लिक करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, यानी 3-4 दिन में ही वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उनके सलाइवा में लाइजोजाइम बहुत ज़्यादा होता है। इवन काऊ को आपने देखा होगा कि वो अपने बेबी को बहुत टाइम तक, इवन स्टार्टिंग के 1 महीने तक तो कम से कम लिक करती रहती है, क्योंकि वो उसे जो बचाना चाहती है, उसे बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए वो उसे लिक कर करके जो भी बैक्टीरियाज आते हैं वो क्लीन करती है। तो इस तरीके से जो हमारा सलाइवा होता है, ये आपने देखा होगा कभी आपका हाथ भी कट जाता है तो आप फटाफट उसे फिंगर को मुंह में डाल देते हैं, है ना, तो उससे भी वही हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट है लाइजोजाइम हमारे सलाइवा में, वो जल्दी से एटलीस्ट उसका जो बैक्टीरिया अंदर अभी अट्रैक्ट हो रहा था उसे रोक देगा और उसे हील करेगा। तो इसीलिए इस तरीके से लाइजोजाइम जो है वो बहुत हद तक हमें हेल्प करता है। तो ये था लाइजोजाइम के बारे में। ओके, दिस हेल्प्स अस। अब इसके बाद अगर देखिए म्यूलिन क्या करता है, तो म्यूलिन का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे खाने को चिकना बनाना। जब आप च्यू करते रहते होंगे, च्यू करते करते आप फील करते होंगे खाने में चिकना हो जाता है ना, एकदम लचीला सा बना जाता है उसमें, तो वो होता है म्यूलिन की वजह से। क्योंकि जो वो ये एंजाइम है ये क्या करते हैं, फटाफट उसको लचीला बना देते हैं ताकि जब हम उसको अंदर निगलें तो वो ईजीली पाइप से होके अंदर चला जाए और कहीं भी अटके नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है आपको अपने भोजन को, जब भी आप खाना खाते हो, जो भी फूड खाते हो, उसको आपको बहुत टाइम तक च्यू करना चाहिए, जब तक अच्छे से वो मिक्स ना हो जाए, है ना, सलाइवा से। तो आप जब जितना उसे अच्छे से च्यू करेंगे उतना अच्छा डाइजेशन होगा। तो कुछ लोग खाते हैं और फटाफट अंदर ले लेते हैं, उसको ठीक से म्यूलिन के साथ मिक्स नहीं होने दिया, इस वजह से उनको आ जाती है हिचकी। और हिचकी इसीलिए आती है क्योंकि खाना सॉफ्टली अंदर नहीं जा पाते, वो अटक जाता है फूड पाइप पे। तो ये इसीलिए होता है, इसीलिए खाने को देर तक च्यू करना चाहिए और च्यू करने के बाद ही खाना चाहिए। दिस विल हेल्प।
ओके, सो ये चारों जो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स, और ये इनका ये फंक्शन होता है जिससे वो हमारा जो डाइजेशन होता है वो यहाँ पे इजी हो जाता है। तो जैसे हमने समझ लिया कि डाइजेशन हमारा आधे से ज़्यादा यहीं हो जाता है ना, तो मुंह में हमें अच्छे से च्यू करना है। अब इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ये पाइप जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं एसोफेगस। नाउ दिस एसोफेगस, ये जो पाइप है ये 15 सेंटीमीटर अराउंड लंबा होता है। तो ये एज पे डिपेंड नहीं करता है, ये बेसिकली अगर हम देखें कि बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर किसी की बॉडी या हाइट बहुत लंबी है तो हाँ उसके बॉडी में 15 सेंटीमीटर तक का एसोफेगस होगा, पर कोई छोटा है तो उसकी बॉडी में पॉसिबल नहीं है ना इतना बड़ा होना, तो उसका थोड़ा सा छोटा होगा। तो पर अगर हम एवरेज साइज देखें तो ये कितना होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ जो खाना हमने खाया है वो अंदर जाता है, ये स्टमक तक खाने को लेकर के जाता है। तो इसका काम है क्या, सिर्फ ये एक पाइप का काम करते हैं जो खाने को धकेल कर लेकर जाता है और कुछ नहीं। तो ये इतना ही इसका काम है, और ये स्टमक पे जाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन का वो शुरू होता है। तो ये स्टमक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है। सो वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने टीथ देखे, माउथ में डाइजेशन कैसे होता है ये देखा, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, ओके, सलाइवरी ग्लैंड कैसे वर्क करता है, क्या टाइप्स होते हैं, हमने ये देख लिया। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।